एडटेक देखिएगा आप, आजकल बहुत प्राइस हाइक कर रहा है। उड़ीसा में जो ज्यादातर क्या होगा, 40% तक शायद लोगों के पास नेटवर्क सही रहता है। 60% एरिया, मैंने मेरा जो है शायद ज्यादा कम हो सकता है, 60% एबव नहीं हो पाता है। अरे और एक चीज रहा, बच्चे लोग मोबाइल दे देते हैं, पेरेंट्स लोग दे देते हैं, बच्चे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखते हैं या उस पर क्या दिखता है वो नहीं पता कर पाते। सपोज आए वो बैकएंड चल जाता है, लेकिन हमारा कौन सा कहाँ टाइम कितना दिया है प्लेटफॉर्म में वो पता चल जाएगा पेरेंट्स को। आप खान सर से मिले? हाँ, तो उन्होंने क्या उन्होंने क्या कहा आपके बोले कि दोनों स्टेज शेयर किए हम लोग, अगर जितना भी एजुकेशन में टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है हम सब में एंटर हो जाए। 90% स्टार्टअप्स कुछ दिन कुछ साल के बाद बंद हो जाते हैं। कोका कोला में क्या किसमें कितना मिलावट होता है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, नहीं तो दूसरे कोका कोला कंपनी खड़ा हो जाता है। आपके पास या फिर मैन पावर होना चाहिए जी, या फिर भयंकर पूंजी होना चाहिए जी। लाइफ में अगर कुछ भी आप करना चाहते हो, या फिर पूंजी होना चाहिए या फिर मैन पावर होना चाहिए, तब आप बिजनेसमैन बनते हो। बिजनेसमैन आप इसको बोल सकते हैं, मुकेश अंबानी को, लेकिन मैं रतन टाटा को एंटरप्रेन्योर बनूंगा। लेकिन शादी में कोई 5,000 करोड़ खर्चा करता है, वो बिजनेसमैन नहीं करे, एंटरप्रेन्योर नहीं करे। अरे आजकल मैं रील्स पे बड़ा वायरल एक चीज, शादी से मेरे को ध्यान आया, रील्स पे आजकल बड़ा ध्यान एक वायरल चल रहा है कि भाई आप शादी पे भी विदेशियों को बुला के कमा सकते हैं। जी जी जी, अलग आइडिया है जी जी। अगर वो भी इंसान दहेज ना लिया और उसका एलुमनी पे करना पड़े, वो बहुत लगता है, बहुत लोगों को, मेरे दोस्त लोगों को हुआ है ना। कोई शख्स है ठीक है जो ऐसे 3-4 शादी करके एलुमनी लेके स्टार्टअप में लाए, ठीक है, और आपको मेंटरशिप करना हो, वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा, वो सीधे बिजनेसमैन है। इन्वेस्टर सब जेन्युइन, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मान के चलिए एक शख्स है जिसके पास आइडिया है, लेकिन उसको जिसके पास पता है कि वो बिजनेस कैसे रन होगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि बिजनेस मॉडल का फॉर्मूला उसको नहीं पता है, फाइनेंशियल मॉडल कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको नहीं पता है, उसको एनालिटिक रिपोर्ट जो प्रिपेयर करते हैं, मार्केट स्टडीज करके जो बनाते हैं वो रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको नहीं आता है। तो वैसे कोई प्लेटफॉर्म है या फिर वैसे कोई शख्स है जहाँ जाके अपना काम वो करा सकते? स्वावलंबी उड़ीसा है उसके लिए सारा। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल पांडे और हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है वो है मिस्टर सदाशिव मिश्रा। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं ये बताएं? बढ़िया, बिंदास। देखिए, जो हमारे साथ बैठते हैं तो वो जरूर कुछ अलग कर रहे होते हैं बाकी लोगों से, तभी हमारे बीच बैठते हैं, या फिर कोई भी पॉडकास्ट में बैठते हैं या कोई भी शो के हिस्सेदारी बनते हैं तो वो कुछ समाज में कुछ अलग कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या अलग कर रहे हैं? अलग मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ पता नहीं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो भला हो, लोगों को अच्छा हो। जैसे मेरा एक जो स्टार्टअप है एडटेक में, एडटेक देखिएगा आप, आजकल बहुत प्राइस हाइक कर रहा है। कोई भी स्कूल में जाइए या कोचिंग में जाइए, प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हम उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों के पास, स्टूडेंट के पास पहुंचे, ये मेरा। अच्छा, जब एडटेक इंडस्ट्री में आपने एंटर किया, ठीक है, एडटेक इंडस्ट्री में जब आपने एंटर किया तो खुद का आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए, खुद का ब्रांड खड़ा करने के लिए आपने क्या ऐसा लूप होल आपने देखा, उसको फिगर आउट कैसे किया, उसका जो लूप होल आपने देखा उसका सोल्यूशंस आपने क्या बनाए, उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करिए। जी देखिए, आप जैसे कोविड आया, स्कूल नहीं ओपन हो पाया, तो गवर्नमेंट स्कूल हो प्राइवेट स्कूल में सब ऑनलाइन में ऊपर फोकस किए। देखिएगा उड़ीसा में जो ज्यादातर क्या होगा, 40% तक शायद लोगों के पास नेटवर्क सही रहता है। 60% एरिया, मैंने मेरा जो है शायद ज्यादा कम हो सकता है, 60% एबव नहीं हो पाता है। मैं जो किया हूँ, जो मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो 2G स्पीड पर चलेगा, आपको 5G भी जरूरत नहीं है, 3G भी जरूरत नहीं, 4G भी जरूरत नहीं, वो 2G स्पीड पर चलेगा। ये है पहला। दूसरा पॉइंट, मैं जो कर रहा हूँ वो अफोर्डेबल प्राइस में हो जाए, लोगों के पास पहुंचे, स्टूडेंट के पास पहुंचे, ये मेरा सेकंड था। थर्ड थिंग था कि बच्चों में कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा है, बच्चों में कॉम्पिटिटिव माइंड हो और फियरनेस दूर हो, थोड़ा बच्चे लोग एग्जाम में जाते डरते हैं, डर दूर हो जाए, कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा है, ये सब मेरा था। और तीसरा बात था पढ़ाई में फोकस करना, क्योंकि देखिएगा आजकल पेरेंटिंग में पेरेंट्स लोग बहुत सारे बोलते हैं मेरा बच्चा जितना देते हैं उतना पढ़ते हैं, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ने में, गेम में ज्यादा जाते हैं। ये थोड़ा गेम में मेरा जो एडटेक स्टार्टअप है उसमें मैं गेमिंग स्टाइल से क्वेश्चन बनाया हूँ, जो लोगों को, स्टूडेंट को थोड़ा उसके बाद क्या क्वेश्चन आएगा, उसके बाद क्या इंटरेस्टिंग आएगा। तो उसके बाद एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ टाइप किए हैं
जो कि बच्चों को गिफ्ट कूपन देता है अच्छा। एवरी वीक, तो और इंटरेस्ट आता है। तो उसका ये है कि एवरी वीक में एवरी क्लास का एवरी स्टेट में एक एक कूपन 500 बड़ा नहीं है, लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट आता है। और वो आए नहीं है क्वेश्चन में गेमिंग स्टाइल रखे, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आता है। हाँ, गेमोलॉजी करने से एक अपने बच्चे एक तो उसको इंटरेस्ट लेके उसको उसमें लगे रहते हैं और अपना एक टारगेट भी सेट करते हैं। और एक चीज रहा, बच्चे लोग मोबाइल दे देते हैं, पेरेंट्स लोग दे देते हैं, बच्चे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा देखते हैं या उस पे क्या देखते हैं वो नहीं पता कर पाते, क्योंकि सपोज आए वो बैकएंड चल जाता है, लेकिन हमारा कौन सा कहाँ टाइम कितना दिया है प्लेटफॉर्म में वो पता चल जाएगा पेरेंट्स को। मतलब आप अपना ईआरपी मॉडल इतना स्ट्रांग बनाए हैं। पेरेंट्स को पता चल जाएगा 1 घंटा लिया है बच्चे तो कितना उस पे अगर उसको मैंने ये करके व्हाट्सएप देख रहा होगा वो पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो आपने अपना ईआरपी मॉडल बनाया ये आपका खुद का है या खुद का खुद का है, खुद से डिजाइन करा है ये सारा चीज? तो ये सारे बंदे उड़ीसा से ही हैं या बाहर से? जो उड़ीसा से, पूरा सारा उड़ीसा से। हाँ, उड़ीसा से, फ्रॉम उड़ीसा, फॉर उड़ीसा या फॉर फ्रॉम उड़ीसा, फॉर उड़ीसा, बाय उड़ीसा, सब उड़ीसा। मतलब उड़ीसा के लिए पूरा डेडिकेशन है। भले मेरा प्रोडक्ट उड़ीसा के बाहर ये पैन इंडिया है, लेकिन जो स्टाफ है जो ये है वो फ्रॉम उड़ीसा, बाय उड़ीसा, फॉर उड़ीसा, लेकिन जो कंटेंट है वो उड़ीसा के बाहर, उड़ीसा से बाहर से। यस। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट तो मेरा बचपन में था, पहला मैं एंटरप्रेन्योर क्यों बना। मैं जब 10th के बाद +2 में पढ़ रहा था, तब मेरा मैं आपको दिखाऊंगा शो के बाद एक ट्रैवल एजेंसी खोला था। अच्छा, ठीक है, 12th के बाद मैं मास्टरग्रेड में ट्रैवल एजेंसी खोला था। तो मैं गाड़ी वाड़ी सबको टिकट बनाना, गाड़ी देना ये सब कर रहा था उस टाइम ऑनलाइन में। तो जब कोई मैं जाता था कोई होटल में, कोई गेस्ट को मैं जाकर देता था, उस गेस्ट मुझे क्या सोच रहा होगा बताइए? मालिक नहीं सोचता होगा, नहीं, 18-19 पर वो सोचेगा स्टाफ, और मेरे को देता था 50 रुपए तुम रख लो, मालिक को मत देना। ये मुझे खुशी भी आता था और अच्छा भी लगता था कि चलो, दुख भी लगता था कि तो भाई मालिक होकर मुझे, लेकिन एज भी वही है 18 साल, मतलब समझ लीजिए कि 18 साल से मेरा एंटरप्रेन्योरशिप माइंड है। ये एक पहला पॉइंट, पहले से ही इन्होंने अपना सोच वैसे बना रखा था। दूसरा पॉइंट था, मुझे लगा था कि एजुकेशन में कुछ कमियां है अभी भी, तो मैं इसीलिए एजुकेशन सेक्टर को चुना, तो इसीलिए टेक स्टार्टअप में आया, ये मेरा पहला। और 2-3 देखा कमियां, जैसे आपको बोले ये तो कोरोना के बाद देखा, पहले देखा कि गाइडेंस भी कम आ रहा था। 10th के बाद लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे या कॉमर्स पढ़ेंगे, कोई कैरियर भी नहीं था, ये सब था। हमारा उस पर कैरियर काउंसलिंग में लोगों को चॉइस करना पड़ता है, आप चॉइस कर सकते हो, उसी हिसाब से आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज दे देंगे, आप अपने हिसाब से डिसीजन कर लो। अच्छा, चैलेंजेस क्या थे स्टार्टअप्स के? स्टार्टअप एडटेक में जब आए हुए थे, लोग मना कर रहे थे कि एडटेक में मत जाओ फिलहाल, क्योंकि एडटेक एक बड़ा कंपनी था जो डूबा है, करप्टेड है, तो इसलिए मना कर रहे थे मत जाओ। लेकिन मुझे था कि मुझे करना है, और मैं जो सेगमेंट चॉइस किया वो सेगमेंट में ज्यादा कंपटीटर नहीं है। उड़ीसा में तो कोई भी नहीं है, इंडिया में है 4-5 कंपटीटर, जबकि वो 15% तक मार्केट शेयर पकड़ के रखे, 85% खाली है। तो मेरे को वो एक मार्केट स्ट्रेटेजिक एक फायदा है। दूसरा बात है कि जो आपको बोले कि 2G स्पीड में करना, लोगों को शहर घर में नहीं है, ये एक है। तीसरा बात है अफोर्डेबल प्राइस है, कोई भी खरीद सकता है, जैसे 600 से पर ईयर पर स्टूडेंट, पर ईयर, जिसके साथ हम पूरा टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, एक एक चैप्टर में 30 सेट, 40 सेट, 50 सेट भी है। आप खान सर से मिले? हाँ, तो उन्होंने उन्होंने क्या कहा आपके बोले कि कठिन रास्ता है, टाइम भी हार्ड लगेगा जब क्रॉस करते जाओगे, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब एक बार पहुंच जाओगे तुमको इतना मजा मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, पर्सनली कैसे लगते हैं? ठीक, बहुत अच्छे, दोनों स्टेज शेयर किए हम लोग। एक स्टेज में मैंने पटना में एक जैसे कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं था ना, तो मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, तो एक बार वो आए हुए थे हमारे एक फंक्शन में, गेस्ट थे, होटल मौर्या में हुआ था पटना में, तो वो गेस्ट आए हुए थे मेरे साथ, एक साथ स्टेज शेयर किए। उनका उधर ही आसपास ही उनका कोचिंग, मैं देख गया हूँ एक बार। मेरे साथ भी रहा है तो मुलाकात, तो मेरा एक्सपीरियंस तो खैर वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो अच्छा,
और थोड़ा अच्छा ये बताइए, आपको स्टार्टअप के लिए मोटिवेट क्या किया? मतलब स्टार्टअप के लिए मोटिवेट मैं बोला ना, एंटरप्रेन्योरशिप माइंड मेरा बचपन से ही था। नहीं, बचपन से होता है, लेकिन कई एक सीन होता है ना जब आपका पॉकेट खाली हो, जब आप मैं जब ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट किया था, हम्म कुछ नहीं था पैसा, हम्म जीरो से ही हम्म मैं ऐसे घूमता फिरता रहता था। और एक होटल का जो जहाँ पे मेरा ऑफिस था, एक होटल है, हाँ मतलब लॉज होटल है, होटल एंड रेस्टोरेंट, उनका मालिक से मिला कि मुझे यहाँ पे आपका जो कस्टमर क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो गाड़ी के लिए बहुत दूर इसको उसको फोन करते हैं, तो आपके एक प्लेटफॉर्म में आपको यहाँ ट्रैवल डेस्क मिलेगा, तो आपको भी फायदा होगा। अगर हो सकता है आपका जो भी ट्रैवल का जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है हम भी फुलफिल कर देंगे, और कुछ आपको ये भी दे देंगे, रेंट भी दे देंगे, आपको सिर्फ ट्रैवल डेस्क चाहिए। बोला हाँ ये तो अच्छा है, क्योंकि उनका मीडियम बजट का होटल था। बोले कि अच्छा है, तो वहीं से मैं स्टार्ट किया था, तो जीरो से ही। तो फर्स्ट बुकिंग कब आया था? फर्स्ट बुकिंग थर्ड डे में, जब थर्ड डे में? थर्ड डे में आ तब तो गया। आप तो लकी हैं। और बहुत अच्छा भी कमाई हो रहा था, क्योंकि उस टाइम उसी से मैं पढ़ाई भी किया हूँ। क्योंकि मैं 10th के बाद घर से पैसा नहीं लिया, 10th के बाद खुद का पैसा से मैं पढ़ाया किया, अपना पैसा से। क्योंकि मेरा जो फैमिली है उस टाइम लोअर मिडिल क्लास फैमिली थे, हाँ, तो अच्छा। इसीलिए पैसा। कभी वैसे फैमिली से आने के बाद एक अलग जिम्मेदारी अपने मन में रहती ही है, और जिम्मेदारी के साथ इस सेगमेंट में एंटर करना और स्ट्रगल करना, उस फेज तक पहुंचना आसान नहीं होता है। नहीं। कई बार खुद से कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, कई बार घर वालों से झूठी बातें यस बतानी यस पड़ती यस। है। तो आपके साथ ऐसे क्या कुछ घटना क्या नहीं, हुई तो शेयर मैं कर। जब पढ़ाई खत्म करके मैं तुरंत जॉब किया, एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं है। अच्छा। 7-8 साल जो मेरा पहला रिक्वायरमेंट था, बहन का शादी था, जो भी जो जो रिक्वायरमेंट था सब फुलफिल कर दिया। ओके। तो घर में और कोई नहीं था, घर में कुछ फिक्स्ड इनकम, कुछ पैसा फिक्स्ड रख दिया कि कहीं सपोज मेरे को कहीं प्रॉब्लम हो जाता, घर में मम्मी पापा आराम से चल सके, तो उनका था। तो उसके बाद मैं अपना स्ट्रगल स्टार्ट किया। अच्छा, जी जी। मतलब काफी मतलब पेचीदा तरीके से, काफी सही तरीके से एक एक जी कदम जी आपने रखा है जी शुरू जी। से ही। अच्छा, ऐसा कभी कोई फेज आया जब मतलब डायरेक्टली बोलूं जी तो जी बोल सकते, कोई सुन नहीं। ऐसा कभी सिनेरियो हुआ कि आपका दिल टूटा हो, फिर वहां से लगा हो कि मे भी ये सही रास्ता ना हो, सही कदम ना हो? दिल नहीं, मेरा स्टार्टअप जर्नी में कभी दिल नहीं टूटा है। मैं सब हरदम, क्योंकि मैं एक बार पकड़ लेता हूँ ना, उसको पहुंचाने में मैं कभी नहीं होता हूँ। मैं एक जिद्दी टाइप का हूँ, स्कूल में भी कॉलेज में एक लीडरशिप क्वालिटी अपने अपना है। कोई मतलब इसमें मैं डाउट भी नहीं करूंगा, मेरा अपना पर ये ईगो नहीं है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट का बात बोल रहा हूँ, हाँ। लीडरशिप क्वालिटी का एक है। मैं तो मेरे को ये पकड़ लिया मैं, क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ ना, उसमें मैं सोच लेता हूँ कि ये पूरा स्ट्रेटेजिकली चलता हूँ, देखता हूँ, मतलब उसका मार्केट शेयर करता हूँ, ये करना है मुझे करना है। तो इसीलिए मैं कभी दिल दुखा नहीं हुआ कि मेरे को ये चला गया कि वहाँ, कभी दुख नहीं है। जो आया साथ में चले, जो नहीं आया वो साथ में चले। अच्छा, आपका टारगेट क्या है, फ्यूचर गोल्स क्या है? फ्यूचर गोल से मेरे को इंडिया से बाहर जाकर ओके। वर्ल्ड में, जैसा मेरा टेक प्लेटफॉर्म है, तो जैसे कि हम ट्राई कर रहे हैं ईस्ट एशिया में, दुबई, ये सब कतर में, वैसे वहाँ पे ग्लोबल लीडरशिप आपको ग्लोबल चाहिए। लीडरशिप। वैसा रोल आपको चाहिए जी कि मेरा ब्रांड ग्लोबली। जी जी जी। क्योंकि हम दूसरे में भी आ रहे हैं, जैसे ये तो अभी क्लास 6 to 12 है, अभी यूपीएससी में भी आ रहे हैं, गेट क्लाट आईपीएम में आ रहे हैं, अदर जितना भी एजुकेशन में टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, हम सब में एंटर हो जाए, यही मेरा फिलहाल फाइनली मतलब ये तो है। टेस्टिंग प्लेटफॉर्म मतलब टेस्ट क्वेस्ट। ओ, ये लोग जैसे हम एक्चुअल देखते हैं ना, कोई भी पेस्ट के लिए बच्चे लोग क्या कहते हैं, कोलगेट दो, हाँ, एक बचपन में थे, ऐसे टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट क्वेस्ट ही दो, मतलब और किसका दिमाग में नहीं है, आपने नाम भी वैसे ही वैसे ही चूज किया है। जी जी अच्छा, ये तो आपका हो गया स्टार्टअप। जी और दूसरा आपने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है, स्वावलंबी ओडिशा। जी। तो उसमें सारे एंटरप्रेन्योर लोगों को एक साथ आप ला रहे हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या सिचुएशन रहा जब आपने ये कदम उठाया कि मेरे को ऐसा कुछ करना पड़ेगा? देखिए, स्वावलंबी व्यवसाय तो इकोसिस्टम पर और मैंने हाँ, स्टार्टअप्स हाँ। फॉर स्टार्टअप्स, उनको A to Z हेल्प करते हैं। हम्म सपोज कोई एंटरप्रेन्योर होना चाहते हैं, हम्म तो उसके पास अगर आइडिया है, तो उस आइडिया को सुनते हैं कि उसको कुछ इनोवेट होना चाहिए, कुछ चेंजिंग होना चाहिए, तो
वो पहले करते हैं। अगर आइडिया नहीं है तो आइडिया शेयर भी करते हैं, ये आइडिया है आप इस पे फोकस करो। आइडिया हो गया, उसके बाद फंडिंग चाहिए, पैसा तो चाहिए, वो सर्विस सेक्टर हो या प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, तो उसको वो हेल्प करते हैं। कुछ वीसीस के साथ टाइप है, कुछ एंजल इन्वेस्टर्स है, कुछ बैंकिंग के साथ है, तो तीनों के साथ है, तो उनको फंडिंग हो गया। उसके बाद लीगल हेल्प चाहिए, ट्रेडमार्क, आईपी रजिस्ट्रेशन, ये सब के लिए हम लोग हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ हमारा टाइप, तो सारे लोगों के साथ हमारा टाइप है। तो उन लोगों को एक स्टार्टअप कोई अगर करना चाहता है तो ए टू जेड हम उसको हेल्प करते हैं। कहीं ना कहीं आपने तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैसा वीक देखा होगा करके आपने ये कदम उठाया। मैंने जब मैं खुद स्टार्ट किया था जो इन्वेस्टमेंट के लिए, उसी पे हमने देखा वीकनेस कि हाँ इस पे कुछ वीक है, प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा है, कुछ हमारा पिच डेक रेटिंग में कुछ कमियां है, कुछ तो कमियां है। जबकि क्योंकि मैं भी ट्राई किया था, तो मेरा ढूंढते ढूंढते मैं क्या मेरे लिए ढूंढ रहा हूँ, दूसरे 10 लोगों के लिए ढूंढता हूँ, देखते हैं कहाँ मिलते हैं। इसीलिए 21 जनवरी 2022 में 21 में हमने वो में सर्टेन इन्वेस्टर्स मीट किए थे। अच्छा। जिस सेम डे में 4 स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट लगा। मैंने भी पिच डेक दिया था, मेरा सिलेक्ट नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन 4 जन को मिला। उसके बाद मेरा पैसा कुछ अदर एंजल इन्वेस्टर मुझे मिल गए उसी लिंक से, तो मेरा हो गया, काम हो गया, जो मैं पहुंच गया यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपने तो चलो बहुत सराहनीय चीज आपने किया कि ऐसा कुछ आपने ओहब में आपने प्रेजेंट किया जहां और भी आपके साथ साथ और भी एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं जिनको अपना स्टार्टअप जर्नी में एंटर करने का मौका मिल रहा है। लेकिन फिर भी होता है ना कि आप जैसे आप स्वावलंबी उड़ीसा के आप चेयरमैन हैं, मेंटर हैं, आप मेंटरशिप कर रहे हैं, तो फिर भी बहुत सारे लैकिंग्स देख रहे होंगे, लूप होल्स देख रहे होंगे जिसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जिसको फुलफिल करना पड़ेगा। आप प्रॉपर मेंटरिंग देते होंगे, तो आप पहले ये बता दीजिए टोटल आपके जो स्वावलंबी उड़ीसा है उसमें कितने मेंबर्स हैं? नियर अबाउट 600। तो 600 स्टार्टअप्स आप देख रहे हैं अपने सामने। 600 से ज्यादा स्टार्टअप हो गया, 600 स्टार्टअप 600 के अंदर ही। हाँ, 600 के अंदर स्टार्टअप्स हैं। आप सारे स्टार्टअप्स को एक क्यूमुलेटिव अगर लीजिए तो एक एवरेज इश्यूज अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये मेजर इश्यूज हैं जो स्टार्टअप फाउंडर को या एंटरप्रेन्योर जर्नी करने से पहले ये सारी चीजों को फिगर आउट करना पड़ेगा, तो वो क्या क्या रहेंगे? बहुत सारा मार्केट नॉलेज नहीं होता है बहुत स्टार्टअप में, जो स्टार्टअप खोल देता है मार्केट नॉलेज नहीं होता है, तो मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं पता होता है, तो उस पर क्या होता है ना, जाकर बहुत लोग उस पर लॉस जा रहे हैं। दूसरा है फंडिंग का, अगर कुछ आइडिया है फंडिंग का बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये दोनों चीज मेन चीज है। आपको नॉलेज होना चाहिए। आप सुने होंगे, आप देखे भी होंगे कि 90% स्टार्टअप्स कुछ दिन कुछ साल के बाद बंद हो जाते हैं ड्यू टू रीजन की मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं है, मार्केट नॉलेज नहीं है। ऐसे ही आगे स्टार्टअप कोई कुछ आइडिया घुसा, स्टार्टअप खोल दिए। हमने बहुत सारे स्टार्टअप को बोला हूँ कि ये नहीं चलने वाला, ये इनोवेशन नहीं चलने वाला, ये आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो हमने बहुत लोगों को मना किया, भले वो थोड़ा जो करता है क्योंकि सामने बोलने से वो थोड़ा खराब सोच सकता है, लेकिन हमने डायरेक्टली मना कर देते हैं कि ये नहीं होने वाला है, आपका चलने वाला नहीं है, तो थोड़ा उस पर कुछ इनोवेट करो। अच्छा, अगर आपको सजेशन देना हो कि भाई जो एंटरप्रेन्योरशिप जो करना चाहते हैं, जो इस सेगमेंट में एंटर करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या एडवाइस रहेगा आपको ये चीज फॉलो करना पड़ेगा? मैं बोलूंगा कि मार्केट नॉलेज पहले रखो, अपना प्रोडक्ट नॉलेज भी रखो, दोनों चीज रखो। प्रोडक्ट में आपका नॉलेज होना चाहिए, आप जो बना रहे हो जो कर रहे हो उस पर नॉलेज होना जरूरी है। आप सुनिए, एक सिंपल सा बात है, वो एक होटल का मालिक जो खोलता है, अगर एक दिन उसका स्टाफ चला जाएगा तो क्या होता है, जो कुक बनाने वाला बंद होता है, तो होटल मालिक को देखिएगा, होटल मालिक को बैकअप नहीं, खुद को भी आना चाहिए, क्योंकि वो 2-4 आइटम। अब ऐसा होटल वाला है जो मिडिल स्टैंडर्ड का, वो खुद ही एक कुक है, वो खुद ही बनाते हैं। मैं देखा हूँ, मैं जो रेगुलर एक खाने वाले लेता हूँ कि मैं आज स्टाफ नहीं था तो ज्यादा आइटम नहीं बना पाया, लेकिन 5 आइटम खुद ही बनाना पड़ रहा है, क्या करूँ, ये होना पड़े। आप देखिएगा कोई भी मिठाई सब भुवनेश्वर में, वो खुद ही उसको मिठाई करना आता है, भले ही वो कारीगर रहते, वो वर्कर रहते, लेकिन उनको आता है, कुछ आइडिया होता है, भले ही उतना तक नहीं बना पाएगा एकदम, नहीं तो उसके बाद बंद हो जाएगा, कोई अगर छोड़ दे। ऐसे एक स्टार्टअप है, आपको रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो डिफरेंट टाइप का समोसा बनाता था, मटन, चिकन, झींगा, ये सब उसका अच्छा चलता था। मतलब मान के चलिए मंथली 3-4 लाख का सेलिंग होता था उसका। जो ये किया था, वो जो प्रिपरेशन का जो मतलब रेसमे जो उसको आइडिया, वो आलसी था, वो शेयर कर दिया किसको, अपना वर्कर्स को।
तो वर्कर्स ने क्या क्या वो समझ लिया। दूसरा वाला क्या क्या, भाई तुमको कितना मिल रहा है? 20,000। आज तुम आ जाओ, मैं 25,000 दूंगा और जितना सेल होगा उसमें 15% वो चलेगा। इसका बंद हो गया। आउटलेट अच्छा खुला था ये। पटिया में ही शायद 300 रेसिपी पे। सिखा दिया। हाँ। ये रेसिपी सिखाना नहीं चाहिए, ये हो जाता है, आइडिया चोरी होता है। लेकिन ये चीज ऐसा है कि जिसको रोक नहीं सकते हैं इस सेगमेंट। नहीं, आप रेसिपी देखिए, बहुत सारा लोग हैं रेसिपी खुद कंट्रोल। आप, मैं कोका कोला कंपनी में था, कोका कोला में क्या किसमें मिलावट, कितना मिलावट होता है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, नहीं तो दूसरे कोका कोला कंपनी खड़ा हो जाता। समझ ना, कोका कोला जो बनता है उसमें क्या किसमें कितना इंग्रेडिएंट्स है किसी को नहीं नहीं तो वो लोग तो अपना पेटेंट लेके रखे हैं, तो वो तो बस अपना बस मशीनरीज वगैरह तो सब बोलते हैं लगाने के लिए, वो बस अपना वो पेटेंट को ही बेचते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला है, ये ले लो। कभी शेयर नहीं हुआ है, कभी नहीं कितना होती। परसेंट मिलता है अच्छा। किसी को नहीं पता। हाँ। किसी को नहीं पता। तो वो कौन करता है? वो खुद ही, खुद वो अपना करते हैं। लोग, अच्छा। मतलब जो मैनेजमेंट का है, बस उनसे कोई भी आप कभी भी शेयर नहीं करता, क्यों करने से बोला से। कहीं ना कहीं स्टार्टअप में ये एक और चीज होता है जो पर्सनली मेरे को फील हुआ कि आप अगर स्टार्टअप अभी कर रहा हूँ तो मेरा देखा कोई और भी स्टार्टअप कर लेगा। हो सकता है मैं जिस सेगमेंट पे जो आइडिया जो विजन को लेके कर रहा हूँ सेम चीज वो भी करना स्टार्ट कर दे, या फिर ओन मेरा कलीग हाँ, या फिर पार्टनर जो मेरे साथ कर रहा है वो निकल के दूसरा करना स्टार्ट कर देता है। तो लेकिन दिक्कत ये है कि एक स्टार्टअप ओनर का जो उसको नीड आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, टारगेट ऑडियंस को समझना चाहिए, उसके बाद से आपको मार्केट में लाना चाहिए। तो कहीं ना इसके कमी की वजह से ही स्टार्टअप फेल हो रहा है। देखिए, मेरा एक सीटीओ था, पहला क्वेश्चन का आपका 2-3 क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन। हाँ। सीटीओ था। हाँ। उसको बैकएंड सब कुछ पता था। हाँ। क्वेश्चन ले लिया वो। हाँ। अपना एक वेबसाइट करके कर दिया। हाँ। कनेक्ट कहाँ करेगा? कनेक्ट तो मेरे पास है, बेचेगा किससे? प्रोडक्ट्स हम तो सब बनाते हैं, मार्केटिंग का भी एक होना चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? नेटवर्क कहाँ से पकड़ोगे? वो भी एक है, कितना भी कर लो हो नहीं पाएगा। क्योंकि आप जैसे पहले क्वेश्चन पूछे थे कि कितना परसेंटेज है, मिनिमम 30% खर्चा करना पड़ेगा मार्केटिंग में 30% मिनिमम। हाँ। वो एक होना चाहिए। हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे उड़ीसा में स्टार्टअप जो भी फाउंडर है क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट तक ही सोच लेते हैं। मैं भी देखा हूँ कि मेरा वेबसाइट का खर्चा 2 लाख है और 3 लाख होने से मेरे को हो जाएगा। मैं बोला किससे? सपोज वेबसाइट बनाते बनाते, क्योंकि मैं भी वहीं से गुजरा हूँ। हाँ। मेरे को लगा था कि इतना में खर्चा में हो जाएगा, लेकिन ज्यादा लगा है, तो मैं बोलता हूँ 2 लाख मत करो, 3 लाख तुम पूछो, पहले से पूछो, और उसके बाद मार्केटिंग के लिए और एक पैसा करके रखो। कैसे खर्चा करोगे, मेंटेन कैसे करोगे, ऑपरेशन कैसे चलाओगे? सपोज 2-3 महीने तक तुम जाओगे क्या? प्रोडक्ट तुम्हारे लोग बैठेंगे तुम्हारा जैसे प्रोडक्ट आया खरीद ले, ऐसा तो नहीं होगा। तुमको ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए मिनिमम बैकिंग 6 मंथ या 1 ईयर तक होना चाहिए, वो होना चाहिए। वो नहीं है हमारे, कहीं ना कहीं वो दिमाग में नहीं रहता, वो नहीं होता है। क्योंकि उन लोगों का सोचे, लोग भी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, जो पैसा भी मांगते हैं उतना तक, सिर्फ खर्चा तक, ऑपरेशन और मार्केटिंग वो नहीं मांग रहे हैं, वो होना चाहिए। जबकि मार्केटिंग सबसे बड़ा बड़ा प्ले चीज। करता है, क्योंकि बिना मार्केटिंग का कुछ नहीं होने वाला। बेचेंगे कहाँ पे? नहीं हो पाए। वही चीज। अच्छा, एक स्टार्टअप ओनर को सक्सेस होने के लिए कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जिस पे फोकस करना पड़ेगा? सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट भी बना रहे हो, उसका प्रोडक्ट के बाद पहला एक नॉलेज होना चाहिए, मार्केट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा मार्केट आपके लिए सही है वो मार्केट रेडी होना चाहिए, मार्केट के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, क्लाइंट का दिमाग भी सोचना चाहिए, कौन सा क्लाइंट क्या सोचेगा। जैसे देखिए, मेरा प्रोडक्ट है उड़ीसा में अभी तक बहुत कम स्लो में चल रहा है, लेकिन अदर स्टेट में चल रहा है, क्योंकि शायद उड़ीसा का पेरेंट्स को मैं नहीं ये कर पा रहा हूँ, ये भी है। तो सारा को नॉलेज रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया होना जरूरी है। क्योंकि सिंपल सा चीज जाएगा तो नहीं लेंगे। सपोज हम पापड़ कर रहे हैं, सपोज एक लिज्जत पापड़ भी है, दसरा पापड़ है, हमारे पापड़ में क्या फायदा, क्यों ले? तो उसमें कुछ खासियत डालना पड़ेगा। ऐसे जैसे समोसा का बोल रहा हूँ, ऐसे मोमो बना रहा है, उसका अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो वेरिएशन किया, बहुत सारा कुछ मम्मीस मोमो है उसका स्टार्टअप का नेम, बहुत सारा वो कर रहा है। इसलिए ऐसे और एक स्टार्टअप है जो गन्ने का रस जो है, तो शुगर केन जूस जो है, वो आप देखिएगा शुगर केन जूस बहुत सारा है, लेकिन उसका जो शुगर वो थोड़ा इनोवेटिव है। उसका क्या होता है, पूरा आता है पहले से साफ हुआ जाता है, मैंने फैक्ट्री में
साफ होकर उसका जो एक मशीन है उसमें अंदर जाएगा, उसी में ही फ्रीज रहेगा, उसमें वो डिफ्रीज, वो ठंडा रहेगा। उसके बाद पूरा रियल शुगर केन जूस है वो निकलेगा, नो एडिशन, नो शुगर, नो आइस, कुछ नहीं। ये है तो वो थोड़ा इनोवेटिव है, लेकिन उसका अच्छा चलता है। और 14 मशीन लगा हुआ है और अच्छा 1-1.5 लाख मिल जा रहा है प्रॉफिट, सारे खर्चा जाकर। एक्चुअली फैक्टर पूछने के पीछे खैर वजह जो भी है, मेरे घर में मेरे मतलब ये गांव में एक कहावत कहते हैं जी। जो मैं मतलब मेरे को लगता है काफी हद तक सही है। जी आपके पास या फिर मैन पावर होना चाहिए जी या फिर भयंकर पूंजी होना चाहिए। जी लाइफ में अगर कुछ भी आप करना जी, चाहते हो जी, या फिर पूंजी होना चाहिए या फिर मैन पावर होना जी। चाहिए, तब आप बिजनेसमैन बनते हो। ठीक है, तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में कोर डिफरेंस क्या है? डिफरेंट है। बिजनेसमैन वही चाहेगा हाँ, जो मैन पावर होना चाहिए या पैसा होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर वो तो चाहेगा ही, पैसा हाँ। होने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद एक उसको एक आइडिया होना चाहिए, इनोवेटिव आइडिया जो एंटरप्रेन्योर खड़ा कर सके। मेरा जो है थीम कोई भी बना सकता है, लेकिन जो 2-4 चीज बना है ना, ये 2G स्पीड में चलेगा, ये चलेगा, एक इनोवेट है, लोगों को आकृष्ट करेगा, लोगों इंटरेस्ट बनेंगे कि ये होना, ये जरूरी है एक्चुअली, तो वो वाला होना चाहिए एंटरप्रेन्योर। अगर आपका भाई ना आपका प्रोडक्ट के ऊपर दम है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आपके प्रोडक्ट के ऊपर दम है और आपके ऊपर कॉन्फिडेंट हो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होना भी जरूरी है। अच्छा, और एक बात कहा जाता है एंटरप्रेन्योर कभी अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाता है, नहीं, ऐसा नहीं। और बिजनेसमैन कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाता। रतन टाटा इज ए गुड एंटरप्रेन्योर। बोलो बिजनेस में जो बोल रहा हूँ ना, बिजनेस में थोड़ा भले वो आया, देखिए कितना कितना किया बिजनेसमैन, आप इसको बोल सकते हैं मुकेश अंबानी को, लेकिन मैं रतन टाटा को एंटरप्रेन्योर बनूंगा। हाँ, दोनों में डिफरेंट है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, कभी एक लेकिन उसके पास पैसा था, हाँ। रतन टाटा पहले से ही पैसा वाला हाँ। है, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो एंटरप्रेन्योर बन गया। हाँ। वो खुद आइडिया खुद का खुद ये किया। देखिए उनका, मैं भी मानता हूँ रतन टाटा जी को, वो एक खाने का बूंद भी नष्ट नहीं करने देते। एक एंटरप्रेन्योर है। बिजनेसमैन क्या होता है, वो नष्ट होने कोई इशू नहीं, टाइम वही होता है। और फालतू का खर्चा नहीं करते, हाँ। जितना खर्चा चाहिए वो उतना करते हैं। लेकिन शादी में कोई 5,000 करोड़ खर्चा करता है, वो बिजनेसमैन नहीं करेगा, एंटरप्रेन्योर नहीं करेगा। एंटरप्रेन्योर देख के करेगा। जैसे मेरे शादी में मैं बहुत कम खर्चा में किया, नहीं, वो बोला था 5,000 करोड़ भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट था बिजनेस के लिए। वो अलग बात है, वो अलग बात है, जो भी सोचना है, लेकिन खर्चा तो हुआ है ना। 7 वो 1.5-2 महीना तक चला उसका शादी, हाँ। उसका जरूरी नहीं, सिंपल सा शादी। आजकल क्या पता, भले ही बोला ना जाए, आजकल देख रहे हैं ना, शादी में भी एक इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। हाँ। ये 18 महीना 2 साल रहा, करोड़ों मांग रहे हैं। अरे आजकल मैं रील्स पे बड़ा वायरल एक चीज, शादी से मेरे को ध्यान आया, रील्स पे आजकल बड़ा ध्यान एक वायरल चल रहा है कि भाई आप शादी पे भी विदेशियों को बुला के कमा सकते हैं। जी 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 अलग आइडिया है ये। जी 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 हैं? जी जी, ये बंदा क्या सोच के अपना प्लेटफॉर्म बनाया होगा। वही बोल रहा हूँ ना। शादी में आपको देखिएगा, मैं देखा हूँ, माने लूट लेते हैं। हाँ। आप दहेज नहीं लाएंगे, दहेज का विरोध है। हाँ। लेकिन 1 साल 1.5 साल में जब डिवोर्स होगा, डिवोर्स ऐसा करेंगे माहौल की डिवोर्स होना ही अरे बने देना। क्यों नहीं रहेगा, तो लेके जाएंगे पूरा हाफ तो प्रॉपर्टी। दहेज क्या विरुद्ध है या सपोर्ट में? नहीं, मैं तो कुछ भी दहेज नहीं लिया। पूछिएगा मेरा कभी भी वाइफ से या ससुराल से, हाँ। विदाउट डाउरी। मैंने शादी का मतलब, शादी में भी कुछ मतलब ऐसा नहीं आता है लड़की वालों से घर जो होता है यहाँ पे, कुछ सामान वामान सब आते, कुछ भी नहीं ना, नो बेड, नो फ्रिज, नो वॉशिंग मशीन, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, जरूर नहीं। सिर्फ जो नहीं होता है मंडप का जो ये वाला खर्चा, हाँ, जो हाँ। मंडप के अंदर जो पूजा का खर्चा है, हाँ, पूजा का सामग्री खर्चा, का। पूजा हाँ। का खर्चा दिए जो 40-50 हजार खर्चा, उसी का दिए। बोले कि वो तो देना पड़ता है ससुराल से, वही तक दिए, और कुछ नहीं ना, कुछ ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं तो लाए। सारा अपने पॉकेट से आपने डाला? हाँ, मैं खुद ही, इसलिए मैं सिंपल शादी किया हूँ। हाँ, तो फिर अब मान के चलिए, अच्छा आप दहेज नहीं लिए, जी। ठीक है, खैर खुदा ना खास्ता ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए, खैर किसी और का बात करते हैं। जी। अगर वो भी इंसान दहेज ना लिया हो और उसका एलुमिनियम पे करना पड़े। वो बहुत लगता है, बहुत लोगों को, मेरे दोस्त लोगों को हुआ है ना, हाँ। विदाउट एल्यूमिनियम में शादी किया, लेकिन 1.5 करोड़ दिया है वो, अच्छा खासा था उसका, 1.5 घर से करोड़ वर्ष से दिया। सब। हाँ, घर एक आप फ्लैट लिया और कुछ पैसा भी लिया, क्योंकि उसका 2-3 फ्लैट था उसके नाम पे। हाँ। तो बताइए, सीधी यार मैं अगर लाहौर पे रहता ना, 1 साल तो मेरा एंटरप्रेन्योर जर्नी यही रहता। भाई शादी करो, डिवोर्स लो, एलुमिनियम लो, निकल लो। आप ऐसा ऐसा एक मैं देखा हूँ, मैंने एक बोला नहीं जाते उनका, बोलेंगे कि हम असम्मान कर हाँ। गवर्नमेंट को, लेकिन ऐसे ऐसे एक वुमन है 2-3 डिवोर्स किए,
इसी चक्कर में इस चक्कर में करते हैं। कोई ऐसा मिला जो स्टार्टअप के लिए किया हो? पता नहीं स्टार्टअप के लिए कोई क्या है, वैसा होता है। तो उसका डेडिकेशन का रेस्पेक्ट करना पड़ेगा फिर। ऐसे तो क्राइम ब्रांच स्टोरी में भी दिखा है हाँ। भाई, एक एक लड़की 3-4 लड़कों से शादी करके दहेज नहीं लेके नहीं, शादी की अलग चीज, लेकिन वहां से फंड लेके अपना स्टार्टअप खोले करते होंगे, कोई पता नहीं है। अगर आपके पास सिचुएशन, अगर ऐसा कोई शख्स है, ठीक है, जो ऐसे 3-4 शादी करके एलुमनी लेके स्टार्टअप में लाए, ठीक है, और आपको मेंटरशिप करना हो, वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा, वो सीधे बिजनेसमैन बनेगा। बिजनेसमैन बनेगा। वो बिजनेसमैन बनेगा, क्योंकि कुछ चीज से पैसा लेगा, वो फ्रेंचाइज लेके बैठ जाएगा। हाँ। वो रिस्क नहीं लेगा ना, क्योंकि वो रिस्क नहीं लिया है ना लाइफ में। हाँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों रिस्क लेगा? हाँ। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत हार्ड जर्नी है। लेकिन काफी मजा आएगा अगर ऐसा सीन होता है तो। नहीं होगा कोई, तो वो बिजनेसमैन नहीं बन जाएगा। अच्छा चलिए, खैर बहरहाल हंसी मजाक। अब थोड़ा सा और, अच्छा ये बताइए, एक और चीज यहाँ होता है ना कि बहुत लोग इन्वेस्टर भी दौड़ाते हैं बड़ा लोगों को। हाँ, वो लोग कमिटमेंट करेंगे, आओ ना पैसा हम दे ही देंगे, लेकिन वो 2 महीना 3 महीना चक्कर लगाते रहते हैं। वो तो लीगल इशू में लगता है, क्योंकि वो भी जो VC है। नहीं नहीं, लीगल इशू तो खैर समझ रहा हूँ, लेकिन जो VC है वो हाँ। मार्केट स्टडी करते हैं। हाँ। जो रियल VC होते हैं वो मार्केट स्ट्रेटेजी स्टडी पहले करते हैं। नहीं नहीं, ये जो रियल VC है, लेकिन आपको ही पता होगा परसेंटेज ऑफ रियलिटी, जो अगर चेक करिएगा स्पेशली उड़ीसा में, तो कितना इन्वेस्टर जेन्युइन होते हैं और कितना फेक होते हैं उड़ीसा मार्केट में। इन्वेस्टर सब जेन्युइन है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, नहीं ये होता है। दूसरा बात। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टर से जेन्युइन, क्योंकि VC लोग हैं तो वो जेन्युइन, उनका इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वो सब जेन्युइन है। हाँ। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो अलग, दोनों में डिफरेंट है। तो दौड़ाते क्यों है इतना? दौड़ाते क्यों है कि उनको लग मजा रहा आता है है। कि चलेगा प्रोडक्ट, नहीं चलेगा, उनका मार्केट स्ट्रेटेजी, ये सब लंबा कर लेते हैं। Lengthy process। इसीलिए, हाँ, लेंथी प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा, मार्केट स्ट्रेटेजी और एक बात बताइए, मार्केट नॉलेज शेयर कर। और एक यहाँ से मतलब मेरे दिमाग में आया कि अगर कोई लाइक अपना आइडिया लेकर जा रहा है इन्वेस्टर के पास या VC के पास जा रहा है, तो उसका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल प्रॉपर प्रिपेयर करके जाना चाहिए। वही तो। अगर उसके पास उसका नॉलेज ना हो तो फिर किसी से भी लेना चाहिए जो मार्केट में है, सपोज CEO वगैरह हो गए या फिर इन्वेस्टर एनालिस्ट हाँ। है, उनसे लेना चाहिए। अगर मान के चलिए एक शख्स है जिसके पास आइडिया है, लेकिन उसको, जिसके पास पता है कि वो बिजनेस कैसे रन होगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि बिजनेस मॉडल का फॉर्मूला उसको नहीं पता है, फाइनेंशियल मॉडल कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको नहीं पता है, उसको एनालिटिक रिपोर्ट जो प्रिपेयर करते हैं, मार्केट स्टडीज करके जो बनाते हैं, वो रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसको नहीं आता है। तो वैसे कोई प्लेटफॉर्म है या फिर वैसे कोई शख्स है जहाँ जाके अपना काम वो करा सकते? स्वावलंबी उड़ीसा है उसके लिए। सारा वो सब हम मतलब आप लोग करते हैं, सारे करते हैं। हम बहुत लोगों को बोले ना, बहुत लोग मना भी करते हैं, प्रोडक्ट नहीं चलेगा, ये आइडिया नहीं चल पाएगा। सर लेट हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं, आराम से। ठीक है, कुछ और सवाल ले लें। चलिए, मजा आ रहा है या फिर चिड़चिड़ा लग रहा है? उसमें तो ये बातचीत से जैसा लग रहा है, लग नहीं रहा है। मेरे साथ वही होता है। कोई हाँ, तो कहाँ क्या पूछ रहा था? अच्छा, आप जो मार्केटिंग आप करते हैं, ठीक है, तो आपको कौन सा मार्केटिंग आपको लगता है जिस मार्केटिंग सेगमेंट में आप इजीली वहां पे कन्वर्जन रेट जो आपका होता है, कन्वर्जन रेट हाई होता है, स्पेशली सर्विस सेगमेंट में बात कर रहा हूँ। जी, देखिए, सर्विस सेगमेंट में क्या होता है, एक ट्रस्ट इशू आता है। ठीक है, अब भले डिजिटल मार्केट, यही एक है जो गाना बार बार बजता है वो हिट होता है। आपको आपका जो सपोज कंपनी गाने में जो प्रोडक्ट का नॉलेज वो डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए, एक माउथ हिट होना चाहिए, वर्ड ऑफ माउथ जो बोला जाता है उस पे आना चाहिए, सब में आना चाहिए, वो अलग होता है। लेकिन फाइनली ट्रस्ट पे आ जाता है। अगर आपको वो आपका फिगर दिखेगा, सर्विस सेक्टर में नहीं है, लोग मुझे देखकर लेंगे, सर्विस सेक्टर में तो कोई ये नहीं करेगा। तो आप एक ट्रस्टेबल पर्सन होना चाहिए, न्यूमेरिकल एक नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए, लोग आपके ऊपर भरोसा करें कि हाँ इस आदमी सही है, बंदा सही है। इसीलिए वो बहुत सारा देखिएगा, प्रोडक्ट भले ही हो लेकिन आदमी अगर सही नहीं रहता है उसका प्रोफाइल चेक करते हैं। ऐसे देखे होंगे, मेरा लिंक्डइन में एक 3-4 दिन पहले मैं एक कॉलेज में गया हुआ था, वहाँ एक पोस्ट किया तो मैंने एक कमेंट मारा, तो मैं उसको बोला थैंक यू सर। तो फिर तुरंत मैसेज आया पर्सनल मैसेज में, हाय सर आई वांट टू टॉक विथ यू, गिव अ नंबर फर्स्ट। तो कॉल किया मुझे कि मेरा एक कंपनी है, तो मैं इसी से, क्योंकि वो फॉलो करता है पूरा सोशल मीडिया से, फॉलो करके देखा कि कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसा कैसा स्टेप हो रहा है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है।
पब्लिक में जाता है तो पब्लिक में जो जा रहा है तो ये होना चाहिए। फाइनली आपके ऊपर ट्रस्ट आना चाहिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट है तो ये कहाँ ही जाएगा। क्या है। अच्छा, और एक सवाल, चूंकि आप लोग सर्विस सेगमेंट में है और बेसिकली टेलीकॉलर्स का बहुत अहम रोल इसमें रहता है, आप उसके बाद से आप लोग का कॉलिंग रहता है, उसका फॉलो अप प्रोसेस रहता है जी। तो अच्छा, ये कन्वर्जन रेट बता दीजिए कितना रहता है। पहला चीज कन्वर्जन रेट बताइएगा। दूसरा बात, ये कस्टमर लोग, मेरे पास भी फोन है जी, मेरे को भी, अगर मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके अगर मैं लॉग इन किया हूँ या सर्विस क्वेरी करता हूँ, उनके मना करने के बावजूद 1000 बार कॉल करते रहते हैं। हाँ, तो जो ब्रांड वैल्यू थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो दिमाग में खराब करता ही है जी। हाँ जी। तो आप उसको नेग्लेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, हमारा पहला टेलीकॉलर में आपको, देखिए हमारे पास भी बहुत सारा कॉल आता है, नॉट इंटरेस्टेड, कुछ करने के बाद हम समझ गए कि कोई टेलीकॉलर, हाँ, प्रोडक्ट नहीं समझेंगे, नॉट इंटरेस्टेड, काट देते हैं। हाँ, हमारे भी बहुत से होता है, लेकिन हम उसको पर नहीं जाते, मेल मार्केटिंग करते, ईमेल मार्केटिंग, बल्क ईमेल। हाँ, बल्क ईमेल में ईमेल का डेटा कहाँ से लाते हैं? ये तो बहुत सारे हैं, ये नहीं बताएंगे। बहुत सारे हैं। ईमेल डाटा तो मिल ही जाता है ना, उस पे क्या मार्केट में जाता है, स्टूडेंट नहीं, हम भी जाते हैं ना, स्कूल में प्रिंसिपल का, कॉलेज का, तो मिल जाता है। अच्छा, वहां से आप लोग कनेक्ट करते हैं, तब अच्छा है। गूगल पे मिल जाता है? हाँ, गूगल में मिल जाता है बहुत सारा, तो हमने वहां से कलेक्ट किया। अच्छा, बल्क ईमेल, और उसके अलावा? तो पहले ईमेल में करते हैं, ईमेल में ऐसा रिटर्न करते हैं, राइटिंग करते हैं, कंटेंट डेस्टिनेशन, उसको नहीं लगेगा कि ये कोई कंपनी का मेल, उसको लगेगा कोई पर्सनल मेल, तो पढ़ेगा वो। लेकिन हम क्या करते हैं, कंपनी का मेल है, डिलीट, पढ़ते नहीं है। ठीक है, बहुत सारा लोग हैं, हम भी है, आप भी होंगे, सब बहुत सारा। हम उसको ऐसा हम करते हैं, पर्सनल मेल ऐसे, उसको लगे कि ये क्या लिखा है, पढ़े, हम वो बोला उसको थोड़ा करते हैं। ये पहला चीज। सेकंड चीज, डिजिटल मार्केट में करना ही पड़ेगा, और खुद का नेटवर्किंग का हम पूरा ये रखते हैं। आपको सपोज आपके साथ मेरा टाइप हो, आपको बोलते सर, आप अगर ऐसा कोई मिले तो आप रेफरल मॉडल रेफर कीजिएगा, तो आप रेफर करते हैं, हाँ मेरे को सर्विस अच्छा लगा, थैंक यू नोट दे दिए, उसके बाद भी वो चला जाए। तो ऐसे ऐसे करके हम उसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि कस्टमर एक सेटिस्फाई, उसको बोलने से, अगर आप बोलेंगे किसी को, तो जितना ट्रस्टेबल होगा, जितना मेल मार्केटिंग, जितना डिजिटल मार्केटिंग, उतना नहीं आता है। तो माउथ हिट हम पूरा, वर्ड ऑफ माउथ तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। चलिए सर, कुछ एडवाइस नए एंटरप्रेन्योर के लिए दे दीजिए थोड़ा। हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हाँ। ये पहला। दूसरा चीज, इस पे स्ट्रगल बहुत है, लेकिन फाइनल जो गोल है वो बहुत मजा है, जब पहुंच जाएंगे ना, वो बहुत मजेदार रहता है। और फोर्थ चीज, पैसा नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाऊंगा, ये आइडिया, ये सोच मत रखिएगा। हमारे पास आइए, स्वावलंबी ब्यूटी के पास, आपको A to Z पूरा हेल्प मिलेगा। काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आज हमने जाना कि एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसे स्टार्ट करना है, और उसके साथ साथ स्टार्टअप्स एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, और जो हमारे बीच जो गेस्ट मौजूद थे उन्होंने क्या क्या सिचुएशन फेस किया, वैसे सिचुएशंस में आपको कैसे वर्क करना है, वो सारी आइडिया और काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको आज मिल गया है, और खासकर सर्विस सेगमेंट कैसा वर्क करता है उसका आइडिया आपको मिल जाएगा आज की इस वीडियो से। तो ये थी आज की हमारी खास पेशकश। तो इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।